हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा में। और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज आपको है भारत के भूगोल की सामान्य जानकारी। यानी आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में, भारत का स्थिति और विस्तार किस प्रकार से है उसके बारे में। एक बार फिर से मैं आपको क्षमा चाहूँगा। कल किसी सज्जन की कंप्लेंट से आ रही थी कि कुछ आवाज़ का इश्यू था, तो आज उस आवाज़ का आपके पास कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि टेक्निकल टीम से बात हो गई और आवाज़ आज क्लियर आएगी आपके पास। तो चलते हैं, हम टाइम वेस्ट करिए बिना हम आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये क्विज शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन संगठन बनाता है। मतलब जो भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र है वो कौन सा संगठन बनाता है, स्थलाकृतिक मानचित्र है वो कौन सा संगठन बनाता है और जारी करता है। तो आपके बारे में ये बेसिक जानकारी है होनी चाहिए आपके पास। तो इसका क्या राइट होगा, भारतीय सर्वेक्षण। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग है वो भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र है वो जारी करता है। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम। यानी पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है। सेकंड क्वेश्चन, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम कोरोमंडल तट है। क्या है, कोरोमंडल तट यानी पूर्व तटीय। जैसे ये भारत की तट रेखा है, ठीक है, ये भारत की तट रेखा हो गई, ये हो गया पूर्वी भाग और ये हो गया पश्चिमी भाग। ठीक है, ये हो गया पूर्वी और ये हो गया पश्चिमी। तो ये पूर्वी तट पे इधर जो आता है ना कोरोमंडल, इधर ये है, यहाँ पर है कोरोमंडल तट और यहाँ पर है मालाबार तट। यहाँ पर कौन सा है, मालाबार तट है। मालाबार तट कहाँ है, केरल में, और कोरोमंडल कहाँ है, आंध्रा में। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है। यानी भारत का जो मानक समय है वो कौन सी रेखा के आधार पर अपनाया जाता है। तो ये भी आपके मतलब स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका कमेंट करना है इस आंसर का कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो 82 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश है वो भारत की मानक समय रेखा निर्धारित की गई है। मतलब 82 डिग्री 5 रेखा है, इसको भारत की मानक समय रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कितना मतलब भारत का कितना स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार के अंदर भारत का कितना स्थान आता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कितना स्थान आता है, 7वां स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का वर्ल्ड में 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले, किसके, जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले तो सेकंड स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से फर्स्ट स्थान पर कौन सा है, चाइना देश है। जनसंख्या की दृष्टि से चाइना फर्स्ट पे है, सेकंड पे इंडिया है, थर्ड पे यूएसए है। अगला क्वेश्चन, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्यम से कितना घंटे आगे है या फिर पीछे है। मतलब भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से, इसका निर्धारण क्या है। मतलब ग्रीनविच रेखा के आगे है, बराबर है, क्या है। तो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। क्या है, 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आऊँगा। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। मतलब जो इन ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनको सूर्य की किरणें कभी ऊर्ध्वाधर नहीं मिलती है, कभी ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऊर्ध्वाधर किरणें किन को मिलेगी, चेन्नई को, मुंबई को मिलेगी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई। यानी जब सूर्य कर्क रेखा प्लस मकर रेखा, सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ऊर्ध्वाधर चमकता है। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। तो इसके लिए आपको जानकारी होना चाहिए कि कर्क और मकर रेखा के बीच में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो वहाँ पर तो सूर्य ऊर्ध्वाधर चमकेगा। इनमें से कर्क और मकर रेखा के बीच मुंबई भी आता है, तिरुवनंतपुरम आता है, श्रीनगर नहीं आता, चेन्नई आता है। तो इसमें से सही आंसर कौन सा होगा, श्रीनगर होगा, क्योंकि श्रीनगर उत्तर में ऊपर हो जाता है, उत्तर में पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर कभी नहीं पड़ती हैं। भारत के दक्षिणी छोर को किस नाम से जाना जाता है। मतलब भारत का ऐसा नहीं पूछा इसके, ये आपके क्वेश्चन है, ये आपको बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है।
कभी पूछ लेता है भारत की भूमि का दक्षिणी छोर, कभी पूछ लेता है भारत का दक्षिणी छोर। तो इसमें क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणी छोर कौन सा है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लो, इसको स्टार लगा लो, ठीक है। तो भारत का दक्षिणी छोर क्या है, तो भारत का दक्षिणी छोर कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और भारत का दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। इंदिरा पॉइंट को पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने, भारत के दक्षिणी छोर को कहा जाता है, यानी प्रश्न वही का वही थोड़ा घुमा के चेंज किया है। उसका भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या और इसमें भारत के दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है, तो भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और भारत के दक्षिणी छोर को इंदिरा पॉइंट अभी भी मैं यहाँ पर, ये रामेश्वर द्वीप कहाँ है, रामेश्वर कहाँ है, तमिलनाडु में रामेश्वर द्वीप कहाँ है, तमिलनाडु में है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग है, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप है वो किसका अंग है, भारतीय उपमहाद्वीप है वो किसका अंग है, कौन से इनमें से कौन से है वहाँ पर भारत का उपमहाद्वीप है वो अंग है, तो गोंडवाना लैंड का भारत उपमहाद्वीप है वो किसका है, गोंडवाना लैंड का एक अंग है। भारतीय उपमहाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का एक अंग है, या फिर आप गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है ये भी बोल सकते हो, ठीक है। आपके सामने अगला क्वेश्चन, भारत के दक्षिण दिशा में दूरस्थ स्थल कौन सा है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। दूरस्थ स्थल पूछे तो इंदिरा पॉइंट है, पूछा है भारत के दक्षिण में, पूछा है, ऐसा नहीं पूछा है कि भारत की भूमि का दक्षिणी स्थल, ये नहीं पूछा है। ये पूछता है तो इंदिरा पॉइंट नहीं होता, इसकी जगह कोई आंसर दूसरा होगा। तो ये इसमें पूछा है भारत के दक्षिणी में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट ही आपको सही करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है। पोताश्रय यानी कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यानी इसको कृत्रिम रूप से हमने डेवलप किया है। तो कौन सा है, चेन्नई बंदरगाह है वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। बाकी कोचीन बंदरगाह कहाँ है, कोचीन बंदरगाह केरल में है। मुंबई बंदरगाह है महाराष्ट्र मुंबई में। पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, ठीक है दोस्तों। तो पारादीप उड़ीसा में ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र कौन सा है। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आप आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। और एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और डेली मेरे साथ जुड़ना ना भूलिए। आपको डेली ही जुड़ना है और उसके डेली ही मैं आपके 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा, कभी साइंस, कभी जीके, कभी जीएस, कभी स्टेट लेवल एग्ज़ाम के, कभी एसएससी के, कभी पटवार के, कभी पुलिस के। आपको हर तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अलग अलग कल से मैं कई टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए काफ़ी सारे बच्चों के लिए सिरदर्द बने हुए ऐसे ऐसे टॉपिक की मैं छोटी और शानदार ट्रिक भी लेके आऊँगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र कौन सा है। तो याद रखना है, भारत का पहला अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री है। कौन सा है, दक्षिणी गंगोत्री पहला अनुसंधान केंद्र है। फर्स्ट अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा संघ क्षेत्र कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा संघ क्षेत्र कौन सा है। संघ क्षेत्र को आप संघ क्षेत्र यानी भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए संघ प्रदेश देगा, यानी संघ प्रदेश बोलो या केंद्र शासित प्रदेश बोलो। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और आपको बड़े के साथ छोटा भी याद रखना है, तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है। ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से स्टेट लेवल एग्जाम में पूछा गया, मैंने वहीं से उठाया है। कौन सा राज्य संरक्षित राज्य की श्रेणी में आता है, तो आपके लिए याद रखना है कि सिक्किम राज्य है वो संरक्षित राज्य की श्रेणी में आता है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो मणिपुर की सीमा आपको याद रखना म्यांमार से लगती है, मिजोरम की भी लगती है और अरुणाचल प्रदेश की लगती है। ये जो अपना म्यांमार है वो उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, और उत्तर मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश तीनों ही मिलते हैं, लेकिन असम की सीमाएं वो म्यांमार के साथ नहीं मिलती है। बाकी असम की सीमा है वो अपने 6 राज्यों के साथ मिलती है। असम की सीमा म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की म्यांमार से करती है, नागालैंड की म्यांमार से करती है, मणिपुर की करती है और मिजोरम की सीमा भी म्यांमार से टच करती है। ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से राज्य की सीमा किससे लगती है, स्टेट लेवल एग्जाम के अंदर कौन से जिले की सीमा किससे लगती है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक दिन अच्छी तरीके से क्लास लेके आऊँगा। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? आगे इसमें क्रम दे रखा है, इसमें से सही जोड़ा कौन सा है? तो असम का ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी, त्रिपुरा का अगरतला, नागालैंड का शिलांग। तो असम की राजधानी ईटानगर नहीं, असम की राजधानी दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कौन सा मिलान इनमें से सही नहीं है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में, माउंट आबू राजस्थान में, कोडाईकनाल तमिलनाडु में, शिमला यूपी में। शिमला तो दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, सही हो गया। माउंट आबू राजस्थान में, सही हो गया। माउंट आबू राजस्थान में, यहाँ पर माउंट आबू राजस्थान में है। कोडाईकनाल ये एक प्रसिद्ध स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है, इम्पोर्टेंट है। शिमला है वो यूपी में नहीं है। शिमला कहाँ है? शिमला हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल भी है। अगला क्वेश्चन भारत में है। भारत में 9 तटीय राज्य है, किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट से बनाया जाता है। इसका रीजन कितना है? यानी भारत के कितने समुद्र तटीय राज्य कितने हैं? समुद्र तटीय राज्य कितने हैं? भारत के 9 राज्य जिनकी तट रेखा है वो समुद्र से मिलती है। आपको याद रखना है, 9 राज्य है जिनकी तट रेखा समुद्र से मिलती है। जो पश्चिमी भाग पे है वहीं पर 5 राज्यों की सीमा लगती है। पूर्वी भाग पे है वो 4 राज्यों की सीमा लगती है। तो टोटल 9 राज्यों की सीमा लगती है। तो इसमें दे रखा है कि 9 राज्य की तट रेखा सीमा लगती है, लेकिन नमक है वो आधे से ज़्यादा गुजरात के तट, मतलब गुजरात के ज़्यादा 80% नमक है वो गुजरात के तट से प्राप्त होता है। इसका रीजन क्या है? तो गांधी जी ने नमक आंदोलन चलाया गुजरात में, इसके कारण। नो, ये कोई कारण नहीं हो सकता। कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श होती है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कांडला पतन से नमक का निर्यात होता है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। गुजरात के तट के निकट समुद्री जल की लवणता बहुत ही अधिक होती है, यानी सही है। यहाँ पर गुजरात का तट है, वहाँ पर समुद्री लवण की उपलब्धता ज़्यादा अधिक है, इसीलिए यहाँ पर जो लवण का उत्पादन है वो सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के ये रहे क्वेश्चन, और इसीलिए